स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज एक के लेक्चर में एक विशेष टॉपिक को लिया गया है और वैसे ये टॉपिक बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक परीक्षा कराई जाती है जिसको हम पात्रता परीक्षा या पेट के नाम से जानते हैं। तो उस पेट में एक विशेष टॉपिक को रखा गया है। पेट का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें एक विशेष टॉपिक को रखा गया है जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी से क्वेश्चन विगत जो एग्जाम हुए हैं पेट के उसमें से पूछा गया है। तो आज उसी जीएसटी को लेकर के इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा और उम्मीद ये किया जाता है कि अब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जीएसटी से संबंधित यदि कोई प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो अब वो आपसे बाहर नहीं होगा। तो इस लेक्चर में हम उसी जीएसटी स्पेशल को लेकर के जो एक विशेष रूप से शामिल किया गया है पेट में, आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और वो क्या है, कब लागू हुआ, कहने का मतलब है कि जीएसटी से ए टू जेड जो सारी बातें हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करने की बात करेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न अछूता ना रह जाए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो सबसे पहले हम जीएसटी के बारे में जानते हैं कि वो है क्या। तो यदि इसके और पहले यदि बात करें तो बहुत लंबे समय से ही भारत में वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही थी, अर्थात एक देश एक कर की बात की जा रही थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पा रही थी। और जिस कारण से भारत जैसे विशाल देश में बहुत सारी टैक्स की विविधताएं पाई जाती थी। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने पर टैक्स की सीमाएं या टैक्स का दर बदल जाता था। दो पड़ोसी राज्यों के बीच टैक्स अलग होता था। बहुत सारी वस्तुओं पर टैक्स अलग अलग हुआ करता था, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी विविधताएं होती थी और उस विविधताओं का परिणाम ये होता था कि टैक्स के कलेक्शन में बहुत सारी समस्याएं आती थी। टैक्स का चोरी नहीं रोक मिलता था। बहुत सारी टैक्स से संबंधित शिकायतें आती रहती थी। तो इन्हीं सब समस्याओं से निपटने के लिए एक प्रयास किया जा रहा था कि कोई ऐसा एक सिस्टम लागू हो जिससे जो कर की दर है वो सभी राज्यों में वस्तुओं पर समान प्रकार से हो। अब पता लगता था कि कोई एक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में उसी वस्तु पर टैक्स दूसरा होता था और दूसरे राज्यों में टैक्स उसी वस्तु पर दूसरा होता था। तो इसका परिणाम क्या होता था कि एक राज्य के निवासी किसी दूसरे राज्यों से उन वस्तुओं को परचेज करते थे, क्रय विक्रय। तो क्रय विक्रय में भी बड़ी समस्याएं होती थी और अनुशासन की समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या। तो इससे बचने के लिए ये सारी चीजें कदम उठाए जाने की बात हो रही थी। तो बहुत सारी इसमें अच्छा ऐसा भी था क्योंकि विश्व के बहुत सारे ऐसे देश थे जहां जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी चल रहा था। लगभग वर्तमान में 160 से अधिक राष्ट्र हैं विश्व के जहां जीएसटी लागू है। तो भारत में भी ऐसा होना चाहिए, इसी के लिए कदम उठाया जा रहा था। तो जीएसटी पहले जान ले है क्या और कहां सबसे पहले विश्व में लागू हुआ, उसके बाद में भारत में इसका जो प्रोसेस हुआ वो कैसे शुरू हुआ। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी क्या है? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है ना। वस्तु एवं सेवा कर है, अर्थात इसमें बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर है वो इसमें एक सामूहिक रूप से इसमें शामिल कर दिया गया है, जिसका नाम जीएसटी दिया गया है, ठीक है ना। अब यदि बात किया जाए कि सबसे पहले किस, यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो हमने यहाँ वन लाइनर बनाने की कोशिश की है कि जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो और
समझने में भी आसानी हो, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ 1954 में। अभी बहुत ज्यादा जीएसटी का इतिहास पुराना नहीं है, तो 1954 में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू हुआ। और जब फ्रांस में लागू हुआ तो तब से लेकर के 1954 से लेकर के भारत को ये छोड़ दिया जाए तो उसके पहले लगभग राष्ट्र के 150 से प्लस देशों ने अपने यहाँ जीएसटी लागू कर रखा था। तो फ्रांस में लागू हुआ। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ है वो कनाडा के मॉडल पर, जो कनाडाई जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो वहां का मॉडल है, उसी मॉडल पर भारत में जीएसटी लागू हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जीएसटी की सिफारिश किसने किया, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी के लिए 2000 में जब उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने एक प्रयास किया और उस प्रयास के तहत जो है विजय केलकर जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया कि आप जीएसटी के संबंध में कुछ बातें रखिए। तो विजय केलकर समिति की सिफारिश थी कि जीएसटी भारत में लागू होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय केलकर समिति की सिफारिश से जीएसटी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था, ठीक है ना। चलिए और कुछ फैक्ट की बात की जाए। देखिए, तो यहां बस एक एक लाइन पर फैक्चुअल चीजें हम बात करते चलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ कुछ समझने वाली चीज नहीं है, कोई यहाँ सिद्धांत नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। तो अगला क्या पॉइंट है, देखिए जीएसटी के लिए एनडीए सरकार ने, जब 2014 में एनडीए सरकार आई तो जीएसटी के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले 19 दिसंबर 2014 को उन्होंने लोकसभा में 122वां, ध्यान रखिएगा 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। 122वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया लोकसभा में। तो लोकसभा में जब प्रस्तुत किया तो वहां पारित हो गया 3 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हुआ। लोकसभा में पारित हुआ 3 अगस्त 2016 को। फिर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को। 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा में इस संशोधन बिल को या विधेयक को पारित किया गया। अब जब दोनों सदनों से पारित हुआ तो ध्यान रखिएगा, एक ये जीएसटी का जो बिल था, एक ऐसा बिल था, एक ऐसा संशोधन था, एक ऐसा विधेयक था जिसमें विशेष बहुमत की जरूरत थी, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में तो पारित ही होगा, साथ साथ में राज्य जो आपके राज्य विधानसभा हैं उनके आधे से ज्यादा राज्यों के द्वारा इस पर समर्थन होना चाहिए। तो लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, प्लस भारत के लगभग 15 राज्यों ने भी इस पर समर्थन दे दिया। तो जब समर्थन मिल गया उसके बाद में राष्ट्रपति के पास ये बिल गया। जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, राज्यों का समर्थन मिल गया, तो राष्ट्रपति के पास बिल गया। तो राष्ट्रपति ने ही इसी 8 अगस्त को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई। राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल गई तो ये जो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था ये बदल गया किसमें, अधिनियम में। और ये राष्ट्रपति को की मंजूरी के बाद ये जो 122वां, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो बन गया 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई तो वो विधेयक बन जाता है कानून, अधिनियम बन जाता है। तो जो 122वां संशोधन विधेयक था वो जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तो वो बना 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। और ये जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो यहीं से विधेयक या अधिनियम लागू हो गया। और जब ये अधिनियम लागू हुआ इस संशोधन के द्वारा तो इसमें किया क्या गया, इसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 279A, 279A जोड़ा गया। और इसी 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाना था। जीएसटी परिषद का गठन कैसे होगा, इसी 279A के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रारूप तैयार किया गया है या उसमें लिखा गया है। अब उसके बाद में
क्या लिखा गया है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सारा यदि आप पढ़ लेंगे तो फिर इससे कहीं बाहर का क्वेश्चन आना नहीं है। चलिए क्या लिखा गया है, तो जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होगी। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होगी। आगे बात करें क्या है, अब देखिए जो जीएसटी का प्रारूप तैयार हुआ, स्ट्रक्चर जो जीएसटी का तैयार हुआ, देखिए सिफारिश किस समिति ने की, तो विजय केलकर समिति ने की है, लेकिन जीएसटी का जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो किस समिति के द्वारा, असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा। क्योंकि जब जीएसटी संशोधन बिल पारित हो गया, अधिनियम बन गया, तो राज्य के वित्त मंत्रियों का एक समूह को लेकर के, राज्य के वित्त मंत्रियों का एक समूह लेकर के एक समिति बनाई गई, और उस समिति का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री थे असीम दास गुप्ता। तो इन्हीं को कहा गया कि असीम दास गुप्ता समिति के द्वारा जीएसटी का प्रारूप तैयार किया गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, अब जीएसटी में शामिल क्या है, जीएसटी है क्या, जीएसटी ध्यान रखिएगा एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है जिसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल हैं। तो जीएसटी में 17 अप्रत्यक्ष कर शामिल है, 17 अप्रत्यक्ष कर है तथा 23 अधिभार जो सेस होता है, 23 प्रकार के सेस इसमें शामिल हैं। तो 17 टैक्स इनडायरेक्ट और 23 प्रकार के सेस का ये समूह क्या है, ये जीएसटी है। ठीक है ना। आगे बात करें तो भारत में जीएसटी अब लागू कब हो गया, जब सब कुछ ये हो गया तो भारत में लागू कब हुआ, तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया। अब जब 1 जुलाई 17 को लागू हो गया तो इसीलिए 1 जुलाई को हर वर्ष क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ये चीजें समझ में आ गई। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए या इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे और क्या है जीएसटी से रिलेटेड चीजें। अब जो जीएसटी का ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ उसमें जीएसटी को 4 घटकों में बांटा गया, प्रकार नहीं कह सकते हैं, 4 घटक कह सकते हैं उसको। कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देखिएगा। तो पहला जो घटक है वो एसजीएसटी है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य माल एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा घटक है वो सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। और जो तीसरी आपकी जीएसटी है यूटी जीएसटी, क्योंकि भारत में राज्य के अतिरिक्त बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, बहुत सारे संघ शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए भी अलग से जीएसटी का एक स्ट्रक्चर बना है जिसको यूटी जीएसटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, संघ शासित प्रदेश माल एवं सेवा कर। और जो चौथी घटक है जीएसटी का वो आईजीएसटी है, ये आईजीएसटी है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जीएसटी के 4 घटक हैं। अब ये कैसे कैसे अप्लाई होते हैं इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे मान लिया जाए जनरली जब किसी एक राज्य में कोई व्यापार होता है, कोई वस्तुएं खरीदी जाती हैं या कोई वस्तु, जैसे कोई एक होल्डर है वस्तुओं को बेचता है, जो स्टॉकिस्ट कह सकते हैं, तो जब वो वस्तुओं को बेचता है तो उस पर 2 प्रकार के टैक्स लागू होते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी होल्डर ने, किसी स्टॉकिस्ट ने 1 लाख की वस्तुएं किसी को बेची, तो 1 लाख की वस्तुएं बेची और यदि उस पर 12% टैक्स है तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी जुड़ा होता है। ठीक है ना। अब देखिए आईजीएसटी क्या होती है, आईजीएसटी होती है एकीकृत गुड्स और सर्विस टैक्स। क्या होता है, जैसे मान लिया जाए एक विक्रेता ने जो वस्तुएं बेची हैं तो वो किसी दूसरे राज्य के क्रेता को बेची है, किसी दूसरे राज्य के दुकानदार को बेची है, तो उससे एसजीएसटी और सीजीएसटी तो लेगा ही लेगा, प्लस कुछ % आईजीएसटी भी लेगा। अपने ही राज्य में यदि वस्तुओं का व्यापार होता है तो उसमें
SGST और CGST लागू होता है। लेकिन यदि एक राज्य के बाद एक राज्य की वस्तुएं किसी दूसरे राज्य के लोगों को जब बेची जाती है तो वहां क्या होता है, वो IGST वहां लागू होता है। और यदि ये चीजें किसी संशासित प्रदेशों में खरीदी और बेची जाती है तो वहां क्या लागू होता है, वहां UTGST लागू होता है। तो ये GST के 4 घटक होते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए उसके बाद में एक बात कर लें तो GST परिषद ने GST में 4 प्रकार का टैक्स स्लैब निर्धारित किया है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम टैक्स स्लैब क्या है GST का और अधिकतम टैक्स स्लैब क्या है। तो GST परिषद ने बहुत सारे विचार करने के बाद सभी वस्तुओं को 4 प्रकार के टैक्स स्लैब में रखा है। जो पहला जो स्लैब है वो 5% है, अर्थात कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी वस्तुएं हैं उनको 0 से 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है, अर्थात उन पर 0 से लेकर के 5% टैक्स होगा। उसके बाद में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनमें अब 5 के बाद 6 से लेकर के 12% टैक्स होगा, अर्थात वो 12% के स्लैब में है। उसके बाद में जो थोड़ा सा कम लग्जरियस टाइप की वस्तुएं हैं वो फिर उनमें 18% के टैक्स स्लैब में आएंगी, और जो एकदम विलासी वस्तुएं हैं जो लग्जरियस गुड्स हैं वो 28% के टैक्स स्लैब में आएंगी। तो GST परिषद ने ये 4 प्रकार के टैक्स स्लैब निर्धारित किया है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे इस पर थोड़ा सा और फैक्ट की बात कर ले तो देखिए, और वन लाइनर की बात कर ले तो GST परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो तत्कालीन जो वित्त मंत्री होता है वो GST केंद्रीय वित्त मंत्री, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद का अध्यक्ष होता है। उसके बाद में GST परिषद में जो राज्यों को वोट देने का जो अधिकार है वो 2/3 होता है, राज्यों को वोट देने का अधिकार 2/3 होता है। सर्वप्रथम GST बिल ना यहां कह लीजिए, GST लागू करने वाला राज्य, सर्वप्रथम GST लागू करने वाला राज्य कौन बना, वो असम था। GST लागू करने वाला राज्य असम हुआ। अब जब कोई भी दुकानदार GST का पंजीकरण कराता है, छोटी छोटी चीजों को हमने यहां लिया है कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटता ना रह जाए, तो GST पंजीकरण जब होता है तो जो उसमें हमें एक पंजीकरण संख्या मिलती है उसमें 15 डिजिट होते हैं, ये भी ध्यान रखी लीजिएगा। GST पंजीकरण में जो संख्या होती है उसमें 15 डिजिट होते हैं। GST की यदि चोरी कोई करता है तो उसको 5 वर्ष कारावास है, ठीक है ना। GST दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, मैंने पहले ही बता दिया। तो ये GST के कुछ और फैक्ट हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे एक बात कर ले, GST नेटवर्क से जुड़ी IT जो कंपनी है वो इन्फोसिस विप्रो है, इसको भी ध्यान रखिएगा। GST से बाहर रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किन किन महत्वपूर्ण वस्तुओं को GST से बाहर रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, पेट्रोल है, डीजल है, शराब है, प्राकृतिक गैस है और इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। इन महत्वपूर्ण वस्तुओं को GST से बाहर रखा गया है, अर्थात इस पर राज्य और केंद्र कितना भी कानून 28% का यहां कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था GST के बारे में। अब उम्मीद करते हैं कि यहां से बाहर की चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि देखिए कौन कौन सी वस्तुएं किस स्लैब में है ये नहीं पूछा जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारी वस्तुएं हैं जो इस स्लैब में है, बहुत सारी वस्तुएं उस स्लैब में है। बाकी कब लागू हुआ, किस समिति के द्वारा लागू हुआ, लोकसभा, राज्यसभा, स्लैब क्या है, घटक क्या है, समिति क्या थी, ये सारी चीजें इस लेक्चर में कवर की गई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।